हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र सिलेबस एंड फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर 239 का आर्टिकल नंबर 10.10 बियो-सावर्ट्स लॉ। सबसे पहले बियो-सावर्ट्स लॉ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तुम लोग के सिलेबस में दो चीज़ आएगी, एक है बियो-सावर्ट्स लॉ और दूसरा आएगा एम्पियर्स लॉ। बियो-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ दोनों ही हम लोग एक ही चीज़ निकालने के लिए यूज़ करते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो हम लोग जब एम्पियर लॉ आएंगे तभी देखेंगे, पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। पहले बात करते हैं बियो-सावर्ट्स लॉ की। तो बियो-सावर्ट्स लॉ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो बियो-सावर्ट्स लॉ कहीं पर भी टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, कहीं पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत निकालनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। अब यहाँ पर दो चीज़ें ज़रा समझो, ज़रा मैं दो चीज़ें ज़रा मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? वायर। ये वायर कैसा है? ये सादा वायर नहीं है, ये क्या है? ये करंट कैरिंग वायर है। तो समझो इसके अंदर कुछ तो करंट जा रहा है, इसके अंदर कुछ तो करंट जा रहा है, समझो वो करंट क्या है? आई है। तो अगर ये वायर को ऐसा पकड़ के मैं स्ट्रेच कर दूँ, देखो वायर कैसा भी होता है, वायर ऐसा ज़रूरी नहीं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली तुमको मिलेगा। वायर कैसा भी शेप का हो सकता है, ऐसा आड़ा टेढ़ा शेप का भी हो सकता है, गोल गोल भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। तो ये वायर कौन सा है? ये वायर करंट कैरिंग वायर है और इसके अंदर कुछ तो करंट जा रहा है। अगर ये वायर को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं मेजर करूँगा तो मुझे कुछ तो लेंथ मिलेगा। तो मैं बोलूँगा वो जो पूरा करंट कैरिंग वायर उसका लेंथ कितना है? L है। तो उसको मैं बोलूँगा क्या? करंट कैरिंग वायर, शॉर्ट फॉर्म में CCW, करंट कैरिंग वायर। अब ये करंट कैरिंग वायर का मैं छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, छोटा सा पार्ट, एक्चुअली बहुत छोटा है, ठीक है, इतना सा है, बट कैसे अभी इतना सा बताऊँगा तो कुछ समझेगा नहीं, इसके लिए। तो ये पूरा क्या है? करंट कैरिंग वायर, जिसका लेंथ कितना है? L, इसका छोटा सा टुकड़ा। तो छोटी चीज़ें हमेशा हम लोग किससे लिखते हैं? छोटी चीज़ें मैंने हमेशा बोला है कि चेंज दो टाइप के होते हैं, चेंज एक बड़ा होता है और चेंज एक छोटा होता है। छोटी चीज़ों को हम लोग D से लिखते हैं, बरोबर है कि नहीं? और बड़ी चीज़ों को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। छोटी चीज़ों को हम लोग डेल्टा भी यूज़ करते हैं। डेल्टा कौन सा है? ये डेल्टा ये लिमिट वाला फॉर्मेट है और D कौन सा है? डेरिवेटिव वाला फॉर्मेट है, ये चीज़ याद रखना। तो ये छोटा सा लेंथ है, तो मैं इसको बोलूँगा DL। ये पार्ट समझ में आ रहा है? तो DL क्या है? DL के अंदर भी उतना ही करंट जा रहा है जितना यहाँ से आ रहा है, तो इसको बोलूँगा I। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो गया? ये हो गया करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। पूरा वायर नहीं, पूरा वायर को क्या बोलोगे? करंट कैरिंग वायर। ये समझ में आ रहा है? छोटे से टुकड़े को क्या बोलोगे? करंट कैरिंग एलिमेंट। पूरा वायर को L, छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट को DL। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ओके, आगे देखो। तो फिर से अभी तक मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। टॉपिक का नाम क्या है? बियो-सावर्ट्स लॉ। तो बियो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अगर मुझे कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, तो टेक्स्ट बुक में बोलोगे ने बहुत एकदम खतरनाक वर्ड्स यूज़ किया है। तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का ताकत कितना है? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कितना है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कहाँ पर? तो एट पॉइंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, पॉइंट
उसके बाद में करंट कैरिंग एलिमेंट, ये समझ में आया। तो फिर से मैं क्या बोलता हूँ, बियो-सावर्ट्स लॉ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड का ताकत, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन किसकी वजह से, पूरा वायर की वजह से नहीं, एक छोटा सा वायर के जैसे, जिसको बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट, कहाँ पर, एक पॉइंट पे। क्लियर है एकदम? ओके, तो जैसे मैंने बोला था, ये वायर हमेशा कैसे होते हैं, वायर कैसा भी हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है। तो मैं एकदम आर्बिटरी शेप का वायर ले लेता हूँ, समझो ये है एकदम आर्बिटरी शेप का वायर, ऐसा कुछ, ये क्लियर है। और इसका ये वाला एंड है वो कहीं तो वहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, और इसका ये वाला एंड कहीं तो वहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, बरोबर है कि? तो ऐसा मैंने आड़ा टेढ़ा शेप का कोई तो वायर ले लिया। अगर मैं टॉप एंड से बॉटम एंड तक मेजर करूँगा तो इसका मुझे कुछ तो लेंथ मिलेगा, या इसको ऐसे खींच दूंगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, फिर मैं लेंथ मेजर कर सकता हूँ, बरोबर है। तो ये कौन सा वायर है, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है। तो इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, तो समझो इसके अंदर करंट जा रहा है आई यहाँ से, ठीक है, और इसके अंदर भी करंट जा रहा है आई। तो करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट कौन सा है, उसको तुम ट्यूबलाइट में डाल दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, लाइटनिंग इफेक्ट मिल जाएगा। और दूसरा, तुम उसको आयन में डाल दो, तुमको हीटिंग इफेक्ट मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट को तुम कहीं भी मत डालो, उसको वायर के अंदर ही छोड़ दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। इससे समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इसके आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स बनेगा। मतलब अगर मुझे दिखाना है तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा दिखा सकता हूँ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा कुछ, ये समझ में आ रहा है, ऐसा, अंडरस्टूड। तो ये, और ये खाली इधर ही नहीं होगा, ये हर जगह होगा, ये पूरे के पूरे वायर में होगा। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बियो-सावर्ट्स लॉ। बियो-सावर्ट्स लॉ क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी पॉइंट पे, तो मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ। मैं पॉइंट यहाँ भी ले सकता हूँ, 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 बरोबर है कि नहीं। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिए, बरोबर है कि नहीं, ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पर है, ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ये समझ में आ रहा है। तो इस ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, या ये वाला पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आ रहा है, बरोबर है कि नहीं, ये वायर से वो मुझे निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज़। तो जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ P करके, तो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट P पे, ये करंट कैरिंग वायर जिसका लेंथ कितना है, L है। फिर से ये पॉइंट P पे, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से जिसका लेंथ कितना है, L है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है मुझे वो निकालना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन होता है कैपिटल B, और इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला बोल लो, या तो फिर इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं, मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ। समझ लो मैं पॉइंट अज्यूम करता हूँ P करके, तो मुझे करना क्या है, मुझे पॉइंट P पे ये करंट कैरिंग वायर जिसका लेंथ कितना है, L है, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है मुझे वो निकालना है। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P which is at a distance from this particular wire which is of length L। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके, अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। तो हम लोगों ने ऐसा बोला कि ये पूरे वायर की वजह से जिसका लेंथ L है, ये पूरे वायर की वजह से जिसका लेंथ L है, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा, बरोबर है कि नहीं, कम होगा ज़्यादा होगा, वो कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज वो मुझे नहीं पता है, बट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा, बरोबर है कि नहीं। तो हम लोगों ने बोला ये पूरा वायर जिसका लेंथ L है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे जितना भी होगा उसको मैंने बोला B करेंगे। ये क्लियर है, समझ में आ रहा। तो पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये क्लियर है। अच्छा, अभी दूसरा चीज़ समझो, मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी ये एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, और ये एग्जाम्पल हम लोग एज अप्रोच यूज़ करेंगे यहाँ पर। समझो कि मुझे क्लास में फाइंड आउट करना है
समझो एक क्लास है 100 स्टूडेंट्स की, और मुझे फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर कितने स्टूडेंट जो है ना, वो मतलब कितने स्टूडेंट्स नहीं, एक क्लास है, समझो एक सर ने मुझे बोला सर ये क्लास है 100 स्टूडेंट्स की, और मुझे बताओ ये क्लास एकदम अच्छी है कि एकदम टफर है। तो मैं क्या करूँगा, समझो मैं क्लास में जाऊँगा, और वो क्लास के अंदर समझो 100 to 100 जो स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मेरा अप्रोच क्या रहेगा, मैं रैंडमली दो तीन स्टूडेंट्स को उठाऊंगा और मैं वो लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा। अगर समझो 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दे दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, सर वो पूरा का पूरा क्लास का एकदम ब्रिलियंट है। अगर 2-3 स्टूडेंट ने मुझे आंसर नहीं दिया, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो क्लास क्या है, एकदम टफर। मतलब अप्रोच समझ में आ रहा है क्या? वो 2-3 स्टूडेंट्स का जो भी कंक्लूजन आएगा, 2-3 स्टूडेंट्स का जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो मैं पूरे क्लास के ऊपर अप्लाई करूँगा। ये क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब जब मेरे सामने बहुत सारा चीज़ होता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से थोड़ा सा सैम्पल एज अ सैम्पल थोड़ा सा उठाऊँगा, उसको मैं चेक करूँगा, और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो उसका कंक्लूजन मैं पूरे उसके ऊपर मारूँगा। मैं तुमको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझो कहीं पर कुछ वेडिंग वगैरह चल रहा है, और समझो पूरे गेस्ट आ गए, वो जो कुक होता है ना, वो कुक ने क्या किया, बिरयानी बना के रख दिया। कुक ने क्या किया, बिरयानी बना के रख दिया, और कुक ने तुमको बुलाया कि सर वो ज़रा है बिरयानी ज़रा के टेस्ट कर लो और चेक कर लो कि बिरयानी बराबर है कि नहीं। अगर बिरयानी बराबर है तो मैं जाके सर्व कर देता हूँ। अभी तुम्हारे सामने से कोई इतना बड़ा सा टोप है, बरोबर है कि नहीं, इतना बड़ा सा वो वेसल है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा बिरयानी भरा हुआ है 100-200 रुपये का। अब तुम्हारा अप्रोच कैसा रहेगा, तुम चम्मच लोगे, खाओगे, खाते जाओगे, है ना, पूरा दिन भर खाते जाओगे, और फिर तुम बाद में एकदम डकार लेके दो, और अरे इसके अंदर थोड़ा सा नमक कम था। ऐसे तुम कंक्लूजन दोगे क्या? नहीं, ऐसे तुम कंक्लूजन नहीं दोगे, क्योंकि वो कुक क्या बोलेगा, पूरी की पूरी बिरयानी तू ही खा गया था। तो इंस्टेड व्हाट वी डू इज, वो जो सामने बहुत सारा जो बिरयानी रखा होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चम्मच लेंगे, एक बाइट लेंगे, और उसका जो भी टेस्ट होगा, उसके अंदर नमक कम है या तीखा ज़्यादा है, वो मैं पूरे बिरयानी के ऊपर मारूंगा, क्योंकि उसका जो टेस्ट होगा वही पूरे बिरयानी का टेस्ट होगा। 2-3 स्टूडेंट्स का जैसा उनका क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स होगा, उस हिसाब से पूरे क्लास का रिस्पॉन्स होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मेरे सामने बहुत ज़्यादा बिरयानी था, तो मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा एक सैंपल लिया, उसका जो कंक्लूजन था वो मैंने पूरे बिरयानी के ऊपर मारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब कंक्लूजन में क्या बोलोगे कि जब भी मेरे सामने बहुत सारा चीज़ होता है, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, उसमें से छोटा सा एक सैंपल लूँगा, उसको चेक करूँगा, और उसका जो कंक्लूजन होगा वो मैं पूरे के ऊपर मारूँगा। क्यों पूरे के ऊपर मारूँगा? क्योंकि जैसा जो कंक्लूजन, जो रिजल्ट उसका होगा, वही पूरे के पूरे उसका होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बीओ सावर्स जो था ना, बीओ सावर्स लॉ, उसने क्या बोला, उसने भी वही चीज़ बोली। बीओ सावर्स लॉ ने बोला तुमको क्या चाहिए, तो हम लोग ने बोला कि मुझे ये वायर की वजह से जिसका लेंथ L है, ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकाल के दो। तो बीओ सावर्स लॉ ने क्या बोला, बीओ सावर्स लॉ ने ये बोला कि ये पूरे वायर की वजह से ये पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैं वो निकाल के नहीं दूंगा। उसने वही अप्रोच किया, वो बच्चों का, वो 2-3 बच्चों वाला, वो एक चम्मच बिरयानी वाला। उसने क्या बोला कि मैं तुमको पूरे वायर की वजह से नहीं, मैं तुमको इसका एक छोटा सा वायर की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैं तुमको वो निकाल के दूंगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा उसने क्यों बोला, देखो, तो उसने क्या किया, समझो कि जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पर एक छोटा सा मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, बरोबर है, छोटा सा, पूरा क्या होता है करंट कैरिंग वायर, उसका एक छोटा सा टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो इसको मैं क्या, इसका नोटेशन भी क्या यूज़ करूँगा, DL करके, और इसके अंदर वही करंट जा रहा है जो यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या है, आइडियल को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट। तो बराबर है कि नहीं, छोटा सा वायर, छोटा सा करंट कैरिंग वायर, छोटा सा वायर। तो बीओ सावर्स लॉ ने क्या बोला, पूरे वायर की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैं निकाल के नहीं दूंगा। उसने क्या बोला, एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैं तुमको निकाल के दूंगा। अब देखो लॉजिक सी बात है, पूरा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, D होगा, तो छोटा सा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, छोटा सा ही होगा। तो छोटा सा करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, छोटा होगा। उस बीओ सावर्स लॉ ने क्या बोला, ये dB कितना है ना, वो मैं तुमको निकाल के दे दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो देखो अल्टीमेटली अगर मुझे छोटे से वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अगर वो मुझे मालूम पड़ गया, तो अल्टीमेटली मुझे पूरे वायर की वजह से मालूम पड़ गया। कैसे? तो ज़रा अप्रोच समझो, आइडियल की वजह से, ये छोटा
छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट के जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है डीबी, जिसकी वैल्यू समझो उन्होंने निकाली, जिसकी वैल्यू समझो आएगी 1 करके। अगर मैं दूसरा छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट ले लेता हूँ IDL करके, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डीबी ही होगा। अगर और एक मैं आइडियल ले लेता हूँ यहाँ पर आइडियल करके, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डीबी होगा। और एक अगर मैं आइडियल ले लेता हूँ यहाँ पर, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डीबी होगा। बरोबर है कि नहीं? तो यहाँ पर भी मैं आइडियल ले लूँगा, तो उसके से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डीबी होगा। तो समझो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी ऐसे आइडियल है, उनका करस्पॉन्डिंग जितना भी यहाँ पर डीबीज होगा, वो सब ऐसा आएगा। ये जितने भी डीबीज हैं, सब डीबीज अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल भी मिल जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब ऐसा, अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने जाऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा, जितने भी छोटे छोटे डीबीज है सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बड़ा बी मिल जाएगा। जितने भी डीबीज है, छोटे छोटे डीबीज है, अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा, ऐड को हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बड़ा बी मिल जाएगा। और जितने भी डीबीज छोटे छोटे हैं, अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा, ऐड मतलब उसको हम लोग इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बड़ा बी मिल जाएगा। तो ये अप्रोच समझ में आएगा। अभी तक मैंने बियोसावर्स का यूज़ नहीं किया हुआ है, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं तुमको सिर्फ अप्रोच समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है बुक्स में तो ये एकदम ही मतलब वो लोग ने पूरा डेंजर कर दिया, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता। और मैंने देखा हुआ है जो बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, बट अच्छे से बड़े बड़े टीचर्स को मैंने देखा, वो लोग सिर्फ रीड कर देते हैं, ठीक है। चाहे तुम यूट्यूब पे भी देख लो, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जो लेक्चर्स है, जो मैंने भी एक बार देखा हुआ है कि मोस्टली जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं वो सिर्फ रीड कर देंगे ऐसा 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 करके। तुम उनके लेक्चर देखो बियोसावर्स लॉ के, और फिर मेरे देखो, तुमको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट, बियोसावर्स लॉ, ओके। तो बियोसावर्स लॉ का यूज़ क्या है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। इसकी वजह से एक करंट कैरिंग एलिमेंट की जैसे कहाँ पर, एक पॉइंट की जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डीबी। बियोसावर्स लॉ ने क्या बोला, पूरे लेंथ जैसे कितना मैग्नेटिक, मुझे करना है क्या, पूरे लेंथ जैसे निकालना है, बरोबर है, पूरे लेंथ जैसे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे कितना होगा, डी हो गया। बट बियोसावर्स लॉ ने क्या बोला, पूरे लेंथ की जैसे दिए मैं नहीं निकाल के दूंगा, मैं तुमको छोटे से लेंथ की जैसे कितना मैग्नेटिक फील्ड है मैं तुमको वो निकाल के दूंगा। तो अल्टीमेटली मुझे छोटे से लेंथ जैसे मालूम पड़ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट है सबको ऐड कर दूंगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल जाएगा, तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन क्या बोल सकता हूँ, बरोबर है कि नहीं, यहाँ से मैं ये कंक्लूजन ये बोल सकता हूँ कि जैसा जैसा आइडियल का मेरा लेंथ, बरोबर है कि नहीं, एक आइडियल था तो मैग्नेटिक कितना था, डीबी था, दो आइडियल हुआ तो मैग्नेटिक कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ डीबी, 3 आइडियल हुआ तो मैग्नेटिक कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ डीबी, 4 आइडियल हुआ तो मैग्नेटिक कितना हो गया, है ना, 4 टाइम्स ऑफ डीबी। तो अब इसको मैं डायग्राम को अच्छे से बनाता हूँ, एग्जाम में कैसा रिप्रेजेंट करना है वो, ओके। तो यहाँ पर बियोसावर्स लॉ है, ठीक है। तो ये मैं वायर बना देता हूँ एकदम आड़ा टेढ़ा, ठीक है, ओके, जिसके अंदर कुछ तो करंट जा रहा है, लेट्स से दिस इज आई, लेट्स से दिस इज आई, और मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया यहाँ पर, पॉइंट पी करके। मुझे क्या करना है, मेरा अल्टीमेटली एम क्या है, ये पूरे वायर की वजह से जिसका लेंथ कितना है, एल है, उसकी वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मुझे वो निकालना है। बट अप्रोच हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग बियोसावर्स लॉ ने क्या बोला कि पूरे वायर की वजह से कितना है मैं वो निकाल के नहीं दूंगा। उसने क्या बोला, मैं एक छोटा सा लेंथ लूँगा, और उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो क्या होगा, छोटा सा ही होगा, वो कितना होगा मैं तुमको वो निकाल के दे दूंगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और ये डीएल के अंदर कितना करंट जा रहा है, जितना करंट यहाँ से आ रहा है, और ये आइडियल को हम लोगों ने क्या बोला, आइडियल को हम लोगों ने बोला करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, ये क्लियर है, ओके। अभी तो मैंने बोला ना कि अगर मैं एक आइडियल बढ़ा दूंगा, अगर मैं एक छोटा सा लेने से मैग्नेटिक कितना होगा, बीबी, अगर और एक छोटा सा ऐड कर दूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ बीबी, और एक छोटा सा लेंस ऐड कर दूंगा तो 3 टाइम्स ऑफ बीबी। तो मैं कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूँ, कंक्लूजन में मैं ये बोल सकता हूँ कि
कंक्लूजन में मैं ये बोल सकता हूँ, बीओ सावधान ने क्या बोला कि छोटे से करंट कैरिंग लेवल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, छोटा सा होगा, और मैं ये निकाल के तुमको दे दूँगा। तो उसने पहला कंक्लूजन क्या बोला, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, करंट कैरिंग एलिमेंट। जैसा जैसा आई डी एल का लेंथ बढ़ते जाएगा वैसा वैसा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसा जैसा आई डी एल बढ़ते जाएगा डी बी का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आई डी एल जैसे जैसे छोटा होता जाएगा ये भी कम होता जाएगा, और ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी किया हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज़, ये डी बी जो है ना, ये वायर से कितना दूर है। तो देखो, कोई क्या यहाँ से भी डिस्टेंस ले सकता है, कोई क्या यहाँ से भी डिस्टेंस ले सकता है, कोई क्या यहाँ से भी डिस्टेंस लेता है, और सबका वैल्यू करेक्ट है। तो हम लोग ने इसमें क्या बोला कि जब भी मुझे पॉइंट पी का, देखो हम लोग पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल रहे हैं वो किसकी वजह से निकाल रहे हैं, वो हम लोग निकाल रहे हैं एक छोटा सा लेंथ की वजह से। तो उससे कितना दूर है, तो उससे मैं बोलूँगा इतना दूर है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बरोबर है। और ये इसको मैंने बोला आर करके, अंडरस्टूड। तो जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू द डी एल लेना होता है, ठीक है। तो मैं आर को क्या बोलूँगा, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बरोबर है कि नहीं, बिटवीन डी एल एंड द पॉइंट पी एट विच यू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड करके। अभी एक तुमने कुछ पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, ठीक है। आर is the perpendicular distance between the point P at which you need to find magnetic field and the current एलिमेंट, जिसको अपने क्या बोला है, डीएल करके। क्लियर है, ये पहला नोट है, याद रखना, नोट नंबर 1। दूसरा एक नोट है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर का क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज का इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका 1 डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आ रहा, मतलब बहुत सारी फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसका इंटेंसिटी मतलब उसकी ताकत इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कैसा कम होगा, स्क्वायर में, मतलब अगर डिस्टेंस अगर 2 टाइम्स बढ़ेगा तो 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, तो इंटेंसिटी कितना कम होगा, 4 टाइम्स। अगर डिस्टेंस अगर समझो 2 टाइम्स कम होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। 4 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी 16 टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, तो कुछ क्वांटिटीज़ है, एग्जाम्पल हीट, फील्ड बोला मतलब सब फील्ड आ गया, फोर्सेस, इसलिए तुमने ग्रेविटेशन लॉ में देखा होगा वो 1/r² करके आता है, बरोबर है। तो यहाँ पर देखो, अभी ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P को मैंने ऑप्शन देके रखा है कि इसको मैंने फिलहाल ऐसा लिबर्टी दिया कि ये पॉइंट P जो है ना, ये ऐसा नहीं घूम सकता, ऐसा ऐसा कैसा भी नहीं घूम सकता, ये पॉइंट चाहिए तो ऐसा ऐसा घूम सकता है, बरोबर है। तो मुझे बताओ, यही पॉइंट P अगर यहाँ आ जाएगा तो डिस्टेंस मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर था वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा क्या, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। कितना टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। यही पॉइंट भी अगर मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो समझ में आ रहा है, तो वही मैंने डिस्टेंस क्या किया, 2 गुना कम कर दिया समझो, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये जो dP हो क्या आएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैं कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूँ, कंक्लूजन में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि dP इज 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये समझा, क्लियर है। मतलब अगर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्क्वायर के टाइम्स में बढ़ेगा। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो है वो ये है कि पहले मैंने पॉइंट P को, ठीक है, क्या बोला था, पहले मैंने पॉइंट P को फिक्स रखा था और मैंने बोला dP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल।
फिर मैंने पॉइंट पी को ऐसे ऐसे मूव करने का फ्रीडम दिया और मैंने बोला डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यही पॉइंट पी को मैंने बोला ये ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे, बरोबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, तो समझ लो ये जो डी एल है ना, ये जो डी एल है, अगर इसी को मैं समझो, इसी को समझो, अगर इसी को समझो मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ और इसी को अगर समझो मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो मुझे बताओ यहाँ पर थीटा कितना है, 0। मतलब पॉइंट पी का डीएल के साथ में एंगल कितना है, 0। यही पॉइंट पी जब धीरे धीरे ये बाजू आना चालू करेगा, जब पॉइंट पी यहाँ पर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 45। जब पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90, बराबर है। ये समझ में आ रहा, थीटा हो जाएगा 90। जैसा जैसा पॉइंट पी यहाँ पर, जैसे पॉइंट पी थीटा बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, समझो कि जब भी थीटा 0 था, बराबर है, तो जब ये थीटा 0 था तो ये आइडियल के जैसे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितना था, बीबी था, बराबर है कि नहीं, अंडरस्टूड। मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बीबी था, कुछ तो था। जैसा जैसा थीटा बढ़ते जा रहा है, समझो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मुझे बताओ जब यही पॉइंट जब यहाँ पर होगा तो देखो डिस्टेंस कम हो गया, यही पॉइंट जब यहाँ पर आ गया तो देखो वाई से डिस्टेंस कम हो गया, ये समझ में आ रहा है। यही पॉइंट जब यहाँ पर आ गया तो वाई से क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, तो डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं ऐसा बोलूँगा कि डी जैसा जैसा मैं थीटा चेंज करूँगा वैसा वैसा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, बराबर है। तो यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालूंगा। अब एक चीज़ समझ लो कि थीटा जो होता है ना, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। थीटा जो होता है ना, थीटा वो छोटे बच्चे जैसा होता है, ठीक है। उसके साथ में या तो उसकी मम्मी होगी या तो उसका पापा होगा, चाचा नहीं होता कभी भी, ठीक है ना, चाचा मामा ये सब नहीं होते, बराबर है। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर फिर से हम देखो ये पॉइंट भी देखो इतना दूर था, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा कुछ थीटा से घुमाऊंगा, समझो यहाँ पर आ जाएगा तो देखो वाई से डिस्टेंस कम हो गया, वाई से डिस्टेंस कम हो गया। तो डिस्टेंस कम होते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि थीटा को चेंज करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, ये कन्फर्म है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाल दिया मैंने। बट यहाँ पर साइन आएगा कि कॉस आएगा, तो ये मैं तुमको समझाता हूँ कुछ ऐसे, जैसे कि थीटा समझो, ये थीटा है, ठीक है, और ये यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर ये कॉस थीटा है। थीटा यहाँ पर कितना है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। मुझे बताओ जब मैं साइन थीटा का वैल्यू 0 डालूंगा तो साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, बराबर। कॉस 0 कितना होता है, 1, और कॉस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब कॉस गिव्स यू डिक्रीजिंग वैल्यू एंड साइन गिव्स यू व्हाट, इंक्रीजिंग वैल्यू। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मैं कौन सा यूज़ करूँगा, साइन यूज़ करूँगा। ये क्लियर है क्या, अंडरस्टूड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे जो मेथड वगैरह है वो किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। तो उनको सिर्फ समझाने के लिए मैं कुछ अजम्पशन करता हूँ, बराबर है। कुछ टीचर्स का अजम्पशन कुछ अलग होता है, ओके। तो फिर से ये सब यूज कर देता हूँ फाइनल डायग्राम में, ऐसे ही रखता हूँ। तो अल्टीमेटली डीबी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पर डीबी, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, ऐड मतलब तीनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, dB is directly proportional to ideal sin theta upon r², ठीक है। और ये साइन थीटा वाला जो पार्ट है ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिलहाल अभी मुझे कुछ कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स को शायद कंफ्यूजन होता भी रहेगा, वो साइन क्यों आ गया सर, बट अभी कैसा मुझे कुछ कंफ्यूज नहीं करना है, पहले मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, इसके लिए बाद में मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ें हैं डिस्कस करना है मुझे, ठीक है, ठीक है। तो dB is directly proportional to ideal sin theta upon r²। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आइडियल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये कांस्टेंट जो है उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर ही हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जब भी शॉर्टकट में ऐसा बोलूँगा, मैं जब भी मैग्नेटिक फील्ड हो और तुमको कांस्टेंट चाहिए तो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और तुमको कांस्टेंट चाहिए तो तुम यूज़ करोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट हम लोग यूज़ करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। और वैक्यूम, ये नॉट का मतलब होता है वैक्यूम, नॉट नहीं होगा मतलब वो उसका परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन। जैसे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी, वो कहाँ से आ रहा है, वायर के अंदर से आ रहा है। तो जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, वायर के अंदर समझो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है 100 का, तो अंदर में कहीं पर भी चेक कर लूँगा ना, मैग्नेटिक कितने का होगा, 100 का ही होगा। लेकिन वही मैग्नेटिक फील्ड जब वायर से बाहर आएगा ना, तो बाहर क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। तो मीडियम क्या करेगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देगा। समझ में आ रहा है, 100 का नहीं अलाउ करेगा, वो अलाउ करेगा 90 का, 80 का, 70 का। मीडियम चेंज होने से हमेशा क्या होता है, चीज़ों का चेंज होता है। जैसे कि समझो ये टॉप व्यू है, जैसे कि यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये एयर है, बरोबर है। तुम ऐसे भागते कुछ स्पीड से जाओगे, और जब तुम पानी के अंदर जाओगे, तुम पानी के अंदर हॉपिंग करना चालू करोगे, पानी क्या कर रहा है, तुम्हारा स्पीड चेंज कर रहा है। क्यों स्पीड चेंज कर रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। समझ में आ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 100 का, पर वही मैग्नेटिक फील्ड जब एयर के मीडियम में आता है, वैक्यूम के मीडियम में आता है, वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, और उसका जो भी इंटेंसिटी उसको क्या करेगा, कम कर देगा। जितना भी टाइम्स कम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वैक्यूम रहेगा तो इतना टाइम्स कम करेगा, अगर वैक्यूम नहीं होगा तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा मीडियम है। ओके, तो इनका शॉर्ट में समझा, ठीक है। बाद में अलग से ऊपर चाहिए तो मैं इसके ऊपर छोटा टॉपिक्स बता दूँगा। तो परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर इसका मुझे यूनिट्स, अच्छा इसकी बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, तो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट होता है टेस्ला। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। थीटा का तो कुछ यूनिट होता नहीं है। इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर का स्क्वायर। और डीएल का यूनिट क्या रहेगा, डीएल का यूनिट रहेगा मीटर। तो ये मीटर, 1 मीटर कैंसिल किया, यहाँ पर 1 मीटर बच गया, इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो टेस्ला मीटर, और ये एम्पियर नीचे आ जाएगा, तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये क्लियर है। टेस्ला की जगह यू कैन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर का तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो वेबर अपॉन, और मेरा एम्पियर मीटर भी इसका आंसर करेक्ट है। और एक चीज़, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। ये क्लियर है। दूसरा चीज़, ये जो चीज़ है बराबर है dV, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो था मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर का क्यूब हो गया, और ये आर इधर आ गया। ये क्लियर हो। ऐसा मैंने क्यों किया, तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आइडियल है ना, आइडियल, इसको मैं ए बोल सकता हूँ, आर को मैं बी बोल सकता हूँ, और इसको अगर मैं साइन थीटा ही बोलूँगा, तो व्हाट इज़ ए बी साइन थीटा, इट इज़ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी हमेशा तुमको क्या देगा, वेक्टर प्रोडक्ट देगा। एक्चुअली ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट तुमको क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा। ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब dV जो है, इसको मैं ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ABL क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब, और ये म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू डी बी। तो ये मुझे क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा, तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये क्या है, ये है तुम्हारा वेक्टर नोटेशन। ओके, ये तुम्हारा वेक्टर नोटेशन। और तो ये चीज़ क्या है, ये वाला यहाँ से डी बी इज इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा है आपको, कहाँ लिखा है, चलो अलग से लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड डी बी इज इक्वल टू वी नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बराबर, राइट। ये बार को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका वेक्टर नोटेशन नहीं रहेगा, वो स्केलर नोटेशन हो गया। ये मुझे क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। क्लियर है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अल्टीमेटली बियो-सावर्त लॉ हम लोग ने क्यों पढ़ा था, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। मुझे पूरे वायर की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है मुझे वो निकालना था, बट बियो-सावर्त लॉ ने क्या बोला, पूरे वायर की वजह से कितना रहेगा मैं वो निकाल कर नहीं दूंगा, मैं छोटे से लेंथ की वजह से कितना है डी बी वो निकाल के दूंगा, और डी बी की वैल्यू कितनी है, इतनी है, बराबर है। और ये पूरा वायर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है, वो छोटे छोटे एलिमेंट का पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत सारा है ना, डी बी ऐसा होगा। और जितने भी डी बीज है, बराबर है कि नहीं, फाइनली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जितने भी डी बीज है सब डी बी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल भी। तो टोटल भी जब भी मुझे निकालना होगा तो क्या होगा, वी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें टर्म्स वगैरह एक चीज़, डी बी क्या है, डी बी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये डी बी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड किधर इधर है, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे राइट हैंड पाम रूल। ये समझा, राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है कि थंब को कहाँ पर रखो, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कहाँ पर पॉइंट करो, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थंब को कहाँ रखो, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को वहाँ पर पॉइंट करो जहाँ जो पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और बाद में क्या करो, फिंगर्स को 90 डिग्री से बेंड कर दो। जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, जो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर करंट कैसा जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है और करंट कुछ ऐसा जा रहा है, तो इसके अंदर करंट आ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है, बराबर है। मेरा पॉइंट पी की तरह इधर है ना, तो मैं फिंगर्स को देखो मैंने कहाँ पर पॉइंट किया, इधर। देखो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट पी इधर है क्या, नहीं, मेरा पॉइंट पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मैं करंट ऊपर जा रहा है, मेरा पॉइंट पी इधर है, ये पार्ट समझा। तो पॉइंट पी इधर है, ऐसा रखा, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को वहाँ रखो जो पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बरोबर है। फिंगर्स को मैंने वहाँ पॉइंट कर दिया जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बाद में फिंगर्स को 90 डिग्री से बेंड कर दो, तो ये अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, और अंदर को हम लोग क्रॉस से बताएंगे। ये क्लियर है। समझो यही पॉइंट भी अगर यहाँ होता तो इधर किधर, समझो ये पॉइंट भी यहाँ होता तो ये डिस्टेंस कितना होता, पर ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर से। तो देखो ये ऐसा जा रहा, मेरा पॉइंट भी उधर है, और बाद में फिंगर्स को 90 डिग्री से बेंड, तो ऐसे बाहर आता है। क्लियर है। तो इसको हम लोग डॉट से बताते हैं, अंडरस्टूड। और एक चीज़, ये थीटा क्या होता है, देखो वी नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷, बराबर। यहाँ मैंने लिखा हुआ है। आई क्या है, करंट, डी एल क्या है, वो लेंथ है, आर क्या है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस द पॉइंट एट पी एट विच यू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग एलिमेंट। थीटा क्या है, थीटा किस के बीच का होता है, बराबर है। तो यहाँ पर थीटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थीटा जो है ना, इट इज़ द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, ये याद रखना। थीटा जो होता है ना, दैट इज़ द एंगल बिटवीन डी एंड आर करके। क्लियर है, ओके।